तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम ब्लेंडर में ऐसे 3D रेंडर्स बना सकते हैं और साथ ही साथ मैं आपको कुछ ऐसे फ्री रिसोर्सेज बताऊंगा जिनकी मदद से आप ऐसे सीन बड़ी आसानी से बना सकते हैं। और इसके बाद हम जानेंगे कि हम कैसे वॉल्यूम पास का यूज करके अपने सीन में वॉल्यूमेट्रिक या फॉग ऐड कर सकते हैं। और फाइनली कंपोजिटिंग की मदद से अपने सीन को कुछ ऐसे से ऐसा बनाएंगे। और लास्ट में मैं आपको ओवरव्यू दूंगा कि मैंने इस लार्ज सीन को कैसे बनाया। तो चलिए अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मनीष एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए अब इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर ओपन कर लेंगे और इस समय मैं ब्लेंडर का 4.0.1 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इन सभी चीज़ को डिलीट करेंगे। मैं जो भी की प्रेस करूँगा आप बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे देख सकते हैं। तो इन सभी को सेलेक्ट करके एक्स प्रेस करके डिलीट कर लेंगे। तो अब इसके बाद मुझे एक 3D मॉडल चाहिए था जो कि हमारे सीन का पॉइंट ऑफ सेंटर होगा। तो इसके लिए मुझे काफ़ी अच्छा रिसोर्स मिला जिसका नाम है किटबैस 3D। हो सकता है आपने इसका नाम सुना हो। तो बेसिकली यहाँ आपको प्रीमियम 3D एसेट्स मिलते हैं और वो भी काफ़ी हाई क्वालिटी होते हैं और इनमें से काफ़ी सारे फ्री भी हैं। तो इनको एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले इनका सॉफ्टवेयर कार्गो डाउनलोड कर लेंगे और उसके बाद अपने पीसी में उसे इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप उसे इंस्टॉल करेंगे फिर आप उस पर एक फ्री अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो कुछ ऐसा लगेगा। तो अगर आप यहाँ मॉडल्स में आएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप यहाँ टॉप पे एक्सेस पे फ्री को सेलेक्ट करेंगे तो जो भी फ्री मॉडल्स हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो आप यहाँ से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसका यहाँ से टेक्सचर साइज सेलेक्ट करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस सीन के लिए मैंने जो है ये साइंस लैब वाली 3D मॉडल का यूज़ किया था। तो इसका सबसे पहले मैंने टेक्सचर साइज सेलेक्ट किया और फिर मैंने इसे डाउनलोड कर लिया। अब जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे तो ये सॉफ्टवेयर में काफ़ी अच्छा फीचर है कि हम इसे 1 क्लिक में अपने फेवरेट सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने टारगेट सॉफ्टवेयर यहाँ ब्लेंडर चूज़ किया हुआ है तो इसके बाद मैं इस इंपोर्ट पर क्लिक करके इसे ब्लेंडर में इंपोर्ट कर सकता हूँ। बट इससे पहले हमें ब्लेंडर में इसका एड ऑन को इनेबल करना होगा। तो सबसे पहले हम ब्लेंडर पर वापस आएंगे और एडिट पे जाएंगे, प्रेफरेंसेस में एड-ऑन्स में सर्च करेंगे किटबैस और इस एड ऑन को इनेबल कर लेंगे। अब इसके बाद आप सेव प्रेफरेंसेस कर लेंगे और इसे क्लोज करके एन प्रेस करेंगे तो साइड में हमें किटबैस एड ऑन दिख रहा है। इसके बाद इसे एक्टिवेट कर लेंगे और हो सके तो एक बार आप ब्लेंडर को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो जब आप इसे रीस्टार्ट करके ओपन करेंगे फिर आप कार्गो सॉफ्टवेयर में जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड्स या मिनटों बाद ये आपके ब्लेंडर में इंपोर्ट हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये ब्लेंडर में इंपोर्ट हो चुका है। अब अगर मैं मटेरियल प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे इस पे जो टेक्सचर्स हैं वो पहले से अप्लाई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा रिसोर्स है, आप इसे जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब इसके बाद सबसे पहले हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल को सेव कर लेंगे। तो सेव प्रेस करेंगे। अब नेक्स्ट इस पर हम कैमरा ऐड करेंगे तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और एक कैमरे को ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद ऑल्ट कंट्रोल नंबर पैड 0 प्रेस करेंगे तो जो कैमरा है वो हमारी करंट लोकेशन पे स्नैप हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसको जी प्रेस करके मूव कर सकते हैं, बट इसके अल्टरनेट हम क्या करेंगे, हम एन प्रेस करेंगे और यहाँ व्यू पे जाएंगे और यहाँ लॉक टू कैमरा व्यू पे क्लिक करेंगे। तो अब हम जैसे व्यू पोर्ट में ऑर्बिट करेंगे तो हमारा कैमरा भी हमारे साथ मूव करेगा। तो इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा लो एंगल पे कर दूंगा। तो कुछ मैं इसे ऐसा कर दूंगा लाइक दिस। तो आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। और इसके बाद मैं कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा और फोकल लेंथ को 35 mm कर दूंगा ताकि हमें थोड़ा वाइड व्यू मिल सके। अब इसके बाद इसे अपने अकॉर्डिंग आप चेंज कर लीजिए। आई थिंक इतना सही है, हम इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अब इसके बाद एन प्रेस करके इसको इनेबल कर लेंगे। अब नेक्स्ट हम अपना ग्राउंड प्लेन ऐड करेंगे तो शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और एक प्लेन ऐड करेंगे। अब एस प्रेस करके इसको स्केल कर लेंगे। स्केल करने से अगर आप देखेंगे तो आइटम पे आएंगे तो आप देखेंगे स्केल की वैल्यू चेंज हो गई है। तो कंट्रोल ए प्रेस करके स्केल को अप्लाई कर देंगे। अगर हम स्केल अप्लाई नहीं करेंगे और हम इसमें वेजिटेशन लगाएंगे तो हमें थोड़े वियर्ड से रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए हम स्केल अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें हम एक टेक्सचर अप्लाई करेंगे। तो टेक्सचर के लिए मैं पॉली हेवन से इस मड फॉरेस्ट टेक्सचर को यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे डाउनलोड कर लेंगे और जब इसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको एक ब्लेंड फाइल मिलेगी। तो उस ब्लेंड फाइल को हम यहाँ अपेंड करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, अपेंड पे जाएंगे और डाउनलोड्स पे उस फाइल को लोकेट करेंगे और उस फाइल को यहाँ से ओपन करेंगे और ब्लेंड फाइल को ओपन करेंगे और मटेरियल में मड फॉरेस्ट को यहाँ अपेंड कर देंगे। अब अगर हम शेडिंग पे जाएंगे और अपने ग्राउंड प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से फिर उस मड फॉरेस्ट को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे तो वो आप देखेंगे जो टेक्सचर है वो अप्लाई हो चुका है। बट जो इसकी स्केल है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। तो इसको स्केल को कम करने के लिए हम स्केल की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे। बट आप देखेंगे कि स्केल की वैल्यू इंक्रीज़ करने से यहाँ थोड़ा टाइलिंग इफेक्ट देखने को मिल रहा है, मतलब जो हमारा टेक्सचर है वो रिपीट हो रहा है। बट अगर आप हमारा कैमरा व्यू से इस चीज़ को देखेंगे तो जो टेक्सचर है वो टाइलिंग आपको विजिबल नहीं है और जो हमारा मोस्ट ऑफ द ग्राउंड होगा ये हम वेजिटेशन से अभी फिल कर देंगे तो ये नोटिसेबल नहीं होगा। बट अगर आप इसका टॉप व्यू बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि टाइलिंग ना हो तो आप ब्लेंडर ग्रुप की इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आप इनका ऊबर मैपिंग नोड यूज़ कर सकते हैं तो उससे आपका ये टाइलिंग इशू सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद लेआउट पे वापस आते हैं। तो अभी आप देखेंगे जो हमारा जो प्लेन है वो बिल्कुल फ्लैट है। तो सबसे पहले हम इसे सब डिवाइड करेंगे। तो एडिट मोड पे आएंगे, राइट क्लिक करके सब डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ कट्स में 50 वैल्यू को टाइप कर देंगे।
अब इसके बाद यहाँ से फ्रैक्टल की वैल्यू को इंक्रीज़ कर देंगे जिससे कि थोड़ा सा ये ऐसा हो जाए। फिर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देंगे। अब अगर आप चाहें तो इसे डिस्प्लेस मॉडिफायर से भी कर सकते हैं। डिफॉर्म पे जाएंगे, आपको यहाँ डिस्प्लेस मॉडिफायर लगेगा और फिर यहाँ से क्लाउड टेक्सचर अप्लाई करके सेम इफेक्ट को पा सकते हैं। अगर आपको थोड़ी सी ज्योमेट्री चाहिए, अगर आप देखेंगे थोड़ा सा वेड लग रहा है, लो पॉली लग रहा है, तो इसको फिक्स करने के लिए आप ऐड मॉडिफायर पे आएंगे, जनरेट पे सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर अप्लाई कर देंगे। अब नेक्स्ट इसमें हम लाइटिंग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम रेंडर मोड पे आ जाते हैं और रेंडर प्रॉपर्टीज़ में रेंडर इंजन को साइकिल कर लेंगे और डिवाइस में जीपीयू कंप्यूट को सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद हम ब्लेंडर का जो है स्काई टेक्सचर यूज़ करेंगे। तो इसके लिए वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और कलर में स्काई टेक्सचर को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम कैमरा व्यू पे आ जाते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा 10 AM या मॉर्निंग टाइप थोड़ा लुक दूंगा। तो इसके लिए मैं सन एलिवेशन को करीबन 30 कर दूंगा और इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा ताकि जो लाइट है वो हमारा कैबिन है या जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसके फ्रंट पे पड़े और थोड़ी यहाँ शैडोज़ पड़े। अब इसके बाद जो है मैं एयर की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दूंगा, डस्ट की वैल्यू को भी कम कर दूंगा और ओजोन की वैल्यू को बढ़ा दूंगा। तो बेसिकली इससे जो हमारा जो पीछे स्काई है ये थोड़ा सा ब्लूइश हो जाता है, तो ये काफ़ी सही लगता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम इसकी एक्सपोजर को सेट करेंगे। तो रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे, सबसे नीचे कलर मैनेजमेंट में हम एक्सपोजर को थोड़ा सा डिक्रीज़ कर देंगे। तो ये परफेक्ट लग रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ से लुक को भी थोड़ा सा मीडियम हाई कॉन्ट्रास्ट कर दूंगा ताकि इसमें थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो जाए। तो हमारा लाइटिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद जो है हमारा ग्राउंड प्लेन में हम वेजिटेशन ऐड करेंगे, मतलब प्लांट्स ऐड करेंगे, थोड़े से रॉक्स या लीव्स हो सकते हैं वो ऐड करेंगे। तो इसके लिए हम बायोम रीडर एड ऑन का यूज़ करेंगे। तो इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम जियो स्कैटर की वेबसाइट पे आ जाएंगे और इसके बाद जब हम बायोम्स में क्लिक करेंगे तो नीचे हमें प्लांट लाइब्रेरी को डाउनलोड कर लेना है और फिर ऊपर डाउनलोड पर क्लिक करके बायोम रीडर एड ऑन को भी डाउनलोड कर लेना है। आप अपनी यहाँ डिटेल फिल करके इसे अपने ईमेल एड्रेस में आपके आ जाएगा और फिर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। तो इसको ब्लेंडर में इंपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो जब आपका एड ऑन ब्लेंडर में सक्सेसफुली इनेबल हो जाएगा, जब आप एन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ बायोम रीडर एड ऑन का एक ऑप्शन दिखेगा। अब इसके बाद यहाँ से आप अपने इमीटर को सेलेक्ट करेंगे, तो जो कि हमारा ग्राउंड प्लेन है, और इसके बाद आपको यहाँ ओपन बायोम्स का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ बहुत सारे फ्री में प्रीसेट मिलेंगे। तो जैसे मैं फॉरेस्ट फ्लोर बना रहा हूँ तो मैं यहाँ से फॉरेस्ट फ्लोर को सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से आप फॉरेस्ट का कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं फॉरेस्ट 01 को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो अब आप देखेंगे ये इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है और कुछ सेकंड से मिनटों बाद ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो चुका है और हमें यहाँ पर एक सिक्योरिटी वार्निंग पॉपअप हो रही है, हैवी स्कैटर डिटेक्टेड। बेसिकली ये बहुत ज़्यादा हैवी हो रहा था तो इसने कुछ लेयर्स को डिसेबल कर दिया। तो इसको हम यहाँ से ओके कर देंगे और यहाँ से बायोम्स को क्लोज कर देंगे। अब इसके बाद हम इसे पूरा डिसेबल कर देंगे। तो ये हमारा मेन प्रीसेट है और इसके अंदर हमें बहुत सारी लेयर्स देखने को मिलती हैं। तो हम 1 by 1 सभी को इनेबल करके देख सकते हैं। तो जैसे हम पहले वाले को इनेबल करेंगे तो आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे ग्रास हैं और अगर आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ कुछ कंट्रोल्स मिलते हैं जैसे डेंसिटी। तो जैसे आप यहाँ से डेंसिटी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसे 40 कर दूँगा और यहाँ से आप वर्टेक्स ग्रुप एक क्रिएट करके पेंट कर सकते हैं कि कहाँ पे को हमारा जो प्लांट है वो विजिबल होगा, कहाँ पे को नहीं होगा, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। और रैंडमाइज से आप इसकी रैंडम वैल्यूज रैंडम जगह पे अपेयर होगा। और इसके नीचे आप स्केल को इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसे 1.2 कर दूंगा। और कैमरा व्यू से देखें तो मैं इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, जैसे कि मैं इसे 2 कर दूंगा और इसकी डेंसिटी को 20 कर दूंगा। और इसके बाद स्केल को भी रैंडमाइज़ कर सकते हैं। और जैसे आपको कोई लेयर नहीं चाहिए तो आप इसे सेलेक्ट करके यहाँ माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो आपको जैसे इसे सेट करना आप इसे सेट कर सकते हैं। तो मैं फटाफट से इसे अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सेट कर लेता हूँ। तो जब आप ये कर रहे हो तो आप इसे सेव भी करते रहिएगा, वरना कभी ब्लेंडर क्रैश हो सकते हैं। तो मैंने सेटअप कर दिया है। अगर आप इसे इनेबल करके देखेंगे तो ये कुछ हमारा ऐसा लग रहा है। हम इसे बाद में और चेंज कर सकते हैं चाहें तो। और अगर आप चाहें तो एक वर्टेक्स ग्रुप बना के आप यहाँ पर वर्टेक्स ग्रुप को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इसमें मैं नेक्स्ट ट्री ऐड करूँगा। तो ट्री के लिए मैं पॉलीहेवन से ये ट्री के मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ। तो इसे आप डाउनलोड कर लेंगे और सेम तरह से एक्सट्रैक्ट करके यहाँ अपेंड करेंगे। तो फाइल पे जाएंगे, अपेंड पे जाएंगे, अपनी ट्री वाली फाइल को फाइंड करेंगे और इस ब्लेंड फाइल को ओपन करेंगे और कलेक्शन में इस फर्स्ट वाले कलेक्शन को यहाँ अपेंड कर देंगे। अब इसे मैं अपने सीन से थोड़ा मूव कर देता हूँ, जो जी प्रेस करके यहाँ मूव कर दूँगा। अब इसके बाद हमें जो ये ट्रीज़ हैं इनको अपने इस प्लेन पे स्कैटर करना है। तो इसके लिए हम ज्योमेट्री नोड्स का यूज़ कर सकते हैं, पार्टिकल सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, बट अभी हमने बायोम रीडर एड ऑन इनेबल किया है। तो उस एड ऑन से हम किसी चीज़ को स्कैटर भी कर सकते हैं। अगर आप उस एड ऑन को ओपन करेंगे और यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्रिएट में आपको स्कैटर ऑब्जेक्ट्स का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ लिखा है व्यू पोर्ट सिलेक्शन। अगर आप व्यू पोर्ट में कोई भी चीज़ सेलेक्ट करेंगे और फिर स्कैटर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो प्लेन सेलेक्टेड होगा उसमें ऑब्जेक्ट्स हमारे स्कैटर हो जाएंगे। बट अगर आप देखेंगे जो ये इंस्टेंसेस की वैल्यू है ये 10 पर मीटर स्क्वायर है। तो ये काफ़ी बड़ी वैल्यू है। अगर आप इसे अभी क्लिक करेंगे तो हमारा जो ब्लेंडर है वो क्रैश भी हो सकता है। तो अभी हम इसको थोड़ा लो वैल्यू दे देंगे, जैसे 0.05
बाद में हम इसे चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम स्कैटर ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो ट्री है वो हमारे प्लेन में स्कैटर हो चुके हैं। अब हम कैमरा व्यू पे वापस आएंगे तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे लग रहा है। अब इसके बाद यहाँ पर एक डेंसिटी स्कैटर ये इसने लेयर बना दी है या सिस्टम बना दिया है, तो हम इसे रीनेम कर सकते हैं, तो ट्री बोल देते हैं। तो ये हमारा ट्री सिस्टम है। तो सबसे पहले इसकी आप डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, तो आई थिंक 0.08 सही रहेगा। ओके परफेक्ट। अब इसके बाद हम इसे रेंडमाइज करके देख सकते हैं। ओके परफेक्ट। अब इसके बाद हम इसमें वर्टेक्स ग्रुप पेंट करेंगे। तो बेसिकली जो हमारे ट्रीज़ हैं वो वहाँ भी आ रहे हैं जहाँ हमारा कैबिन है। तो अगर मैं नंबर पैड 7 प्रेस करता हूँ, टॉप व्यू पे आऊँगा तो आप देखेंगे थोड़ा सा लैग कर रहा है। तो ये हमारा कैबिन है, तो यहाँ भी ट्रीज़ आ रहे हैं। तो इनको हटाने के लिए हम एक वर्टेक्स ग्रुप पेंट करेंगे। तो हम इसे डायरेक्टली यहाँ से पेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसे चेक करेंगे और पेंट पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद यहाँ क्रिएट न्यू वर्टेक्स डेटा ऑप्शन आएगा, तो आप इसे रीनेम कर सकते हैं और फिर इसे ओके कर देंगे। अब इतना करने के बाद हम पेंट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें वेट पेंट मोड पे ले आएगा और हम जहाँ जहाँ पेंट करेंगे वहाँ से हमारे ट्रीज जो हैं वो रिमूव होते रहेंगे। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे काम करता है। तो अगर आपका ये भी व्यू पोर्ट भी ऐसे लैग कर रहा है तो आप इसे यहाँ से डिसेबल कर दीजिए और फिर पेंट कीजिए। तो मैं फटाफट से इसे पेंट कर लेता हूँ। और जो हमारा ये कैमरा है तो मैं इस यहाँ पे से भी पेंट करूँगा ताकि कैमरा के जो व्यू में भी कोई ट्री ना है। ओके, तो हमारी सन की लाइट इस डायरेक्शन से आ रही है, तो मैं इस डायरेक्शन से भी ट्रीज़ को रिमूव कर दूंगा ताकि जो सनलाइट है वो डायरेक्ट हमारे कैबिन पे पड़ सके। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। तो अगर हम देखें कैमरा व्यू पे तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। थोड़ा सा इसे पेंट और करते हैं। तो वेट पेंट हो जाने के बाद हम वेट पेंट मोड से ऑब्जेक्ट मोड पर आ जाएंगे और इस लेयर को इनेबल कर लेंगे। तो वो आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ हमने पेंट किया था वहाँ से ट्री रिमूव हो चुके हैं। अगर हम कैमरा व्यू से देखें तो ये हमारा सीन कुछ ऐसा लग रहा है। तो अब हम अपने सीन को एक फर्स्ट टाइम रेंडर करके देखते हैं कि ये फाइनली लग कैसा रहा है। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट को सेव कर लेंगे, एन प्रेस करके इन्हें डिसेबल कर लेते हैं ताकि व्यू पोर्ट में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और मैक्सिमम सैंपल काउंट को अभी फ़िलहाल के लिए 10 कर देंगे। और मैं एक चीज़ और करना भूल गया था, ये कैमरा का रेजोल्यूशन मैंने फाइनल में 920x900 रखा है, जो कि 2.1:1 का एस्पेक्ट रेशियो होता है। थोड़ा सा सिनेमैटिक लगता है तो इसलिए मैंने ये करा है। अब इसके बाद हम रेंडर पे जाके रेंडर इमेज पे क्लिक करते हैं तो ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिस्टम इज़ आउट ऑफ GPU मेमोरी आ गया। तो एक बार इसे मैं रीस्टार्ट करके दोबारा से ऑन करता हूँ तो वापस ऑन हो चुका है। अब एक बार और रेंडर करके देखते हैं। तो अभी ये फ़िलहाल रेंडर हो रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 37 सेकंड बाद ये सीन रेंडर हो चुका है और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है अभी फ़िलहाल। तो देखते हैं इसमें हम क्या क्या फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा होराइजन है वो यहाँ पर कोई एम्प्टी लग रहा है। सेकंड, हम इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करेंगे ताकि जो प्लांट्स कैमरे के पास हैं वो आउट ऑफ फोकस रहे और मेन फोकस हमारा सिर्फ ये कैबिन पे जाए। और थर्ड चीज़, जैसे कि हमारी जो सनलाइट है अगर वो इस डायरेक्शन से आ रही है और ये जो हमारा कैबिन या हमारी जो लैब है ये मेटल की है, तो इस पर जो लाइट टकराएगी तो ये थोड़ा सा इस पर ग्लेयर आएगा या फिर इसमें ग्लो आएगा, तो उसको हम ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इस पर ग्लो ऐड करते हैं। तो इसे क्लोज कर देंगे और साथ ही साथ अपने प्रोजेक्ट को सेव भी करते रहेंगे। अब इसके बाद कंपोजिटिंग में आएंगे, यूज नोड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इस इमेज को बैकड्रॉप पे देखने के लिए आप Ctrl+Shift+Left क्लिक कीजिए। अगर आपका ये शॉर्टकट काम नहीं कर रहा है तो आप एडिट पे जाइए, प्रेफरेंसेस पे जाइए और एडॉन्स में नोड रेंगुलर एड ऑन को इनेबल कर लीजिए। काफ़ी यूजफुल एड ऑन होता है तो आप इसे इनेबल रखिए और उसके बाद सेव प्रेफरेंसेस करके क्लोज कर दीजिए। अब इसके बाद इसे हम यहाँ ले आएंगे और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अपनी बैकड्रॉप को जूम आउट करने के लिए V प्रेस करेंगे तो हमें पूरा दिखेगा और जूम इन करने के लिए Alt+V प्रेस करेंगे। अब इसके बाद हम Shift+A प्रेस करेंगे और सर्च करेंगे ग्लेयर। तो ग्लेयर नोड को यहाँ अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे जो भी हाइलाइट्स हैं वहाँ पर हमें एक ग्लेयर देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले इसके टाइप को फॉग ग्लो कर देंगे और इसके बाद यहाँ पे से क्वालिटी को हाई कर देंगे। अब इसके बाद इसकी मिक्स वैल्यू को थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे, जो हमारा ग्लो है वो थोड़ा सा ही रहे बस। तो ये हमारा फाइनल और ये आफ्टर ग्लो। अब इसके बाद इसको हम डायरेक्टली कंपोजिट से कनेक्ट कर देंगे वरना ये रेंडर में हमें विजिबल नहीं होगा। अब इसके बाद हम डेप्थ ऑफ फील्ड ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एन प्रेस करके हम अपने फोरग्राउंड में कोई एलिमेंट ले आते हैं। तो इसके लिए मैं इस वाले को इनेबल कर लेता हूँ और लेट सपोज कि स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और कैमरा को सेलेक्ट करके कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर दूँगा और थोड़ा एक्स एक्सिस में रोटेट कर दूँगा, थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, परफेक्ट। अब इसके बाद हम डेप्थ ऑफ फील्ड को ऑन करने के लिए कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और डेप्थ ऑफ फील्ड के आइकन को चेक कर लेंगे और फोकस ऑब्जेक्ट में इस आई ड्रॉपर से अपने इस कैबिन के अपर पार्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब डेप्थ ऑफ फील्ड को व्यू पोर्ट में देखने के लिए इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे और यहाँ डेप्थ ऑफ फील्ड के ऑप्शन को चेक कर लेंगे। तो यहाँ हमें थोड़ा सा ब्लर देखने को मिल रहा है। फिर एप स्टॉप की वैल्यू से हम ब्लर के अमाउंट को एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसा रखूँगा, थोड़ा सा नाइस। तो ये परफेक्ट है। अब इसे भी हम डिसेबल कर लेते हैं
ताकि व्यू पोर्ट परफॉर्मेंस सही रहे। अब इसके बाद इसमें मैं ट्री ऐड करूँगा। तो ट्री ऐड करने के लिए सबसे पहले मैं शिफ्ट + प्रेस करके एक प्लेन ऐड करूँगा और इसको स्केल कर लूँगा वाई डायरेक्शन में। अब इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा रोटेट करके यहाँ प्लेस कर दूँगा और फिर कंट्रोल + प्रेस करके स्केल को अप्लाई कर लूँगा। तो इसके बाद मैंने बायोम रीडर एड ऑन का यूज़ करके ये ट्री को इस प्लेन में स्कैटर किया और इस प्लेन को थोड़ा सा नीचे कर दिया, ताकि जो ये ट्री के अपर पार्ट है इससे हमारी हॉराइजन जो है वो कम्प्लीटली क्लोज हो जाए। तो इससे जो हमारा सीन है वो कुछ ऐसा लगेगा कि किसी माउंटेन पे सेट है। तो फाइनली आप देखेंगे तो हमारा जो सीन है वो कुछ ऐसा लगेगा, जो हमारे ट्री के टॉप पार्ट है उनसे हमारा जो हॉराइजन है वो पूरा क्लोज हो जाएगा। तो मैं इसे थोड़ा और नीचे कर दूँगा। अब इसके बाद N प्रेस करके इसे मैं व्यू पोर्ट से डिसेबल कर दूंगा। तो हमने तीनों चीज़ें फिक्स कर दी हैं। तो चलो अब इसे एक बार रेंडर करके देखते हैं। तो रेंडर पे जाके रेंडर इमेज। तो करीबन 42 सेकंड्स के बाद हमारा रेंडर कंप्लीट हो चुका है और आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ ग्लो भी है, हमारी हॉराइजन वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो चुकी है और हमारा जो डेप्थ ऑफ फील्ड है वो भी आ चुकी है। तो नेक्स्ट इसमें हम फॉग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले एक शिफ्ट + प्रेस करके एक क्यूब ऐड करेंगे और इस क्यूब से हमारे सीन को कम्प्लीटली क्लोज कर देंगे। अब कंट्रोल + प्रेस करके स्केल अप्लाई कर लेंगे। अब इस क्यूब को सेलेक्ट करेंगे और M प्रेस करके इसको एक न्यू कलेक्शन में डाल देंगे और इसको लिख देंगे फॉग। तो हमारा जो ये क्यूब है ये फॉग कलेक्शन में आ गया है। अब इसके बाद हम शेडिंग में आ जाएंगे और शेडिंग में आके हम न्यू पे क्लिक करेंगे और इस क्यूब को एक नया टेक्सचर देंगे। तो हम इसको नाम देते हैं फॉग। अब इसके बाद इस प्रिंसिपल BHDF शेडर को डिलीट करेंगे और शिफ्ट + प्रेस करके सर्च करेंगे प्रिंसिपल वॉल्यूम और इसको यहाँ प्लेस कर देंगे। अब इसके बाद वॉल्यूम से वॉल्यूम को कनेक्ट करेंगे और रेंडर मोड में आ जाएंगे। तो अगर अभी हम कैमरा व्यू पे जाते हैं तो आप देखेंगे हमें कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि जो हमारी डेंसिटी की वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको हम थोड़ा लो कर देंगे, जैसे 0.1 और आई थिंक इसे थोड़ा और लो करेंगे 0.01। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा फॉग जो है वो दिखने लग गया, हमारा जो कैबिन है वो दिखने लग गया। और इस कलर की वैल्यू से आप फॉग के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद लेआउट पे वापस आ जाते हैं और अगर आपको इस क्यूब को डिसेबल करना है और आप चाहते हैं कि आपका सीन दिखे, तो इसके लिए आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और व्यू पोर्ट डिस्प्ले में डिस्प्ले एज वायर कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो कैबिन है वो दिख रहा है। तो अब इसके बाद आप अपने मेन ट्री लेयर को इनेबल करके देख सकते हैं कि आपका जो फॉग है इसके साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि ये थोड़ा सही से देखे तो आप इसे एक बार रेंडर करके देख लीजिए। तो मैं इसे डिसेबल करता हूँ और रेंडर मोड से भी बाहर आता हूँ और एक बार इसे रेंडर करके देखते हैं कि लगता कैसा है। तो रेंडर इमेज। तो करीब 52 सेकंड बाद हमारा जो सीन है वो रेंडर हो चुका है और अभी आप देखेंगे तो हमारा जो फॉग है वो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, क्योंकि जो हमारा सैंपल काउंट है वो काफ़ी कम है और हमने डिनॉइजिंग ऑन कर रखी है। तो डिनॉइजिंग की वजह से और सैंपल काउंट लो होने की वजह से हमारा कुछ ये सीन ऐसा लग रहा है। तो अब हम इसे करें कैसे? तो हम सैंपल काउंट बढ़ा सकते हैं, बट हम क्या करेंगे, तो हम दो इमेज को रेंडर करेंगे, एक हमारी विदाउट फॉग और एक हमारा वॉल्यूम पास। फिर बाद में हम अपनी मेन इमेज में हमारा जो वॉल्यूम पास है उसको कंपोजिट करेंगे ताकि हम उसको एडजस्ट कर सकें, उसमें से गॉड रेज वाला इफेक्ट ला सकें। तो इसको कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम इसे क्लोज कर लेते हैं। तो इसके बाद हम फॉग वाले लेयर को डिसेबल कर देंगे ताकि ये रेंडर में विजिबल ना हो। और इसके बाद मैंने फाइनल में जो हमारी आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में थी इसका रेजोल्यूशन को 200 टाइम्स किया था। तो बेसिकली ये हमारा परसेंटेज स्केल है फॉर रेंडर रेजोल्यूशन। तो हमारा जो अभी रेंडर रेजोल्यूशन है वो लगभग 1080 के आसपास है आई थिंक। तो जब हम इसे फाइनल रेंडर करेंगे तो वो 2K हो जाएगा। तो हमने फॉग लेयर को डिसेबल कर दिया है। तो अब हम इसे फाइनल टाइम रेंडर करते हैं, बट रेंडर करने से भी पहले जो हमारा स्काई है, अगर आपको ऐसा ब्लू स्काई चाहिए तो आप इसे जा सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंट हो ताकि बाद में मैं इस पर एक दूसरी इमेज का अप्लाई कर सकूँ जिसमें क्लाउड हो या हम कोई भी इमेज अप्लाई कर सकें। तो इसको करने के लिए हम सबसे पहले रेंडर प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और फिल्म में ट्रांसपेरेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसे रेंडर करेंगे। तो हो सकता है ये थोड़ा रेंडर होने में थोड़ा टाइम ले, तो आप इसको वेट करना है। तो लगभग 2 मिनट 36 सेकंड के बाद हमारा जो सीन है वो रेंडर हो चुका है और सीन काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इमेज पे जाएंगे, सेव एज पे जाएंगे और इस इमेज को सेव कर लेंगे, इमेज 1, और इसे सेव कर लेंगे। अब इसके बाद इसे क्लोज करेंगे। तो अब इसके बाद हमें वॉल्यूम पास को रेंडर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम व्यू लेयर्स में आएंगे और यहाँ से नीचे आएंगे और लाइट में हम वॉल्यूम डायरेक्ट पास को इनेबल कर लेंगे। अब इसके बाद अपनी फॉग लेयर को भी इनेबल कर लेंगे और हो सके तो हम इस जो रेंडर है इसे हाई सैंपल में करेंगे। तो जो हम फाइनल इमेज आपने शुरुआत में देखी, जो फाइनल इमेज मैंने बनाई है उसमें मैंने मैक्सिमम सैंपल काउंट 100 कर दिया था और डिनॉइजर को भी ऑन रखा था। तो उसे लगभग मेरे पीसी में 25 से 30 मिनट लगे थे। तो अभी मैं फ़िलहाल 10 सैंपल में इसे रेंडर करके दिखा रहा हूँ। तो रेंडर इमेज पर क्लिक करते हैं। तो अभी ब्लेंडर क्रैश हो गया था, तो इसको एक बार दोबारा से मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ और इसे एक बार दोबारा से रेंडर करने की कोशिश करता हूँ।
तो फाइनली 3 मिनट और 9 सेकंड के बाद हमारा सीन रेंडर हो चुका है। तो इसके बाद वॉल्यूम पास को सेव करने के लिए सबसे पहले यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और व्यू लेयर पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद कंबाइंड से इसे वॉल्यूम डायरेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं जो ब्लैक एंड वाइट है ये हमारा वॉल्यूम पास है। तो इसको फिर हम इमेज पे जाके सेव कर लेंगे। तो अब हमारा ब्लेंडर काम हो चुका है। तो चलिए अब इसे कंपोजिट करते हैं। तो कंपोजिटिंग के लिए मैं आफ्टर इफेक्ट का यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं और दोनों इमेज को यहाँ लोड कर लेते हैं। तो मैं अपनी जो पुरानी वाली इमेजेस है उनको ही यहाँ पर ला रहा हूँ तक, क्योंकि मैंने उसे हाई सैम्पल में रेंडर किया है। तो ये हमारी रेंडर इमेज और ये हमारा वॉल्यूम पास। तो सबसे पहले रेंडर इमेज का एक कंपोजिट शॉट बना लेंगे। अब इसके बाद इस बैकग्राउंड के लिए मैंने pixel.com से एक स्काई की इमेज को डाउनलोड किया है। तो सबसे पहले मैं उसे इंपोर्ट कर लेता हूँ और उसको यहाँ नीचे ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद इसके स्केल को थोड़ा सा चेंज कर दूंगा और इसको थोड़ा सा ऊपर को मूव कर दूंगा ताकि एक क्लाउड विजिबल हो। तो अब इसके बाद मैं इसमें कर्व इफेक्ट ऐड करूँगा और मिड टोन्स की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा। अब इसके बाद हम अपना वॉल्यूम पास का यूज़ करके इसमें गॉड रेज या फॉग ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने वॉल्यूम पास को यहाँ ड्रॉप कर देंगे। अब इसके बाद इसके ब्लेंडिंग मोड को स्क्रीन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा फॉग ऐड हो चुका है, बट हम इसे और रिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम पास को सोलो करेंगे और इस पर कर्व इफेक्ट ऐड करेंगे। अब इसके बाद इसकी जो ब्लैक वैल्यू है इसको क्रश करेंगे और जो हमारी वाइट वैल्यू है इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे। बेसिकली हम इसे थोड़ा कॉन्ट्रास्टी बनाएंगे ताकि जो हमारी गॉड रेज है हमें वो दिख सके। और मैं रेड चैनल में थोड़ी सी हाईलाइट्स को भी इंक्रीज़ कर दूंगा ताकि थोड़ा सा येलो टोन आ जाए। तो ये है विदाउट कर्व और यह है विद कर्व। तो आप देखेंगे कि हमारा जो इफेक्ट है वो कुछ ऐसा लग रहा है। अगर आप इसकी इंटेंसिटी को कम करना चाहते हैं तो आप टी प्रेस करके इसकी ओपेसिटी को कम कर सकते हैं, जैसे 50% या कुछ और। अब इसके बाद मैं इस पर राइट क्लिक करके एडजस्टमेंट लेयर बनाऊंगा और फिर इस पर ग्रेन्स ऐड करूँगा। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आप इसमें ग्रेन ऐड करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारी वॉल्यूम वाली लेयर की वजह से पहले से इसमें थोड़ी सी नॉइज़ है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ प्रीसेट में कोई भी प्रीसेट सेलेक्ट कर लीजिए और इसकी इंटेंसिटी की वैल्यू को थोड़ा सा कम कर दीजिए। फाइनली इसे फाइनल आउटपुट कर दीजिए। तो इससे थोड़ा सा सटल इफेक्ट पड़ेगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो इमेज है अगर हम इसे सोलो करें तो वो कुछ ऐसी है। अगर आप इस पर शार्पन इफेक्ट ऐड करेंगे और इसकी शार्पन अमाउंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देंगे, जैसे 50, तो जो आपकी इमेज है थोड़ी शार्प हो चुकी है। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसे यूज़ करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ बट मैं थोड़ा सा अमाउंट इसका 20 कर दूँगा। अब इसके बाद नेक्स्ट हम अपनी एडजस्टमेंट लेयर में लेंस फ्लेयर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंस फ्लेयर इफेक्ट को यहाँ ऐड करेंगे और इसको इस कॉर्नर पे मूव कर देंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमें यहाँ ये लेंस फ्लेयर के थोड़े से एलिमेंट्स दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं ये थोड़ा ज़्यादा दिखें तो आप अपने लेंस फ्लेयर इफेक्ट को Ctrl+D प्रेस करके डुप्लीकेट कर सकते हैं और सेकंड वाले की ओपेसिटी को थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इस पर कर्व इफेक्ट ऐड करूँगा ताकि जो हमारी इंटायर इमेज है थोड़ी सी ब्राइटअप हो जाए। तो मैं मिड टोन्स की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा और थोड़ा सा हाईलाइट्स को भी इंक्रीज़ करूँगा और थोड़ी शैडोज़ को मैं डिक्रीज़ कर दूँगा। अब इसके बाद मैं एक और एडजस्टमेंट लेयर ऐड करूँगा और इसमें लेंस डिस्टॉर्शन अप्लाई करूँगा। तो इसके लिए मैं ऑप्टिकल कंपनसेशन इफेक्ट को अप्लाई करूँगा और फील्ड ऑफ व्यू की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। तो वो आप देखेंगे ये रिवर्स डायरेक्शन में बैंड हो चुका है। तो इसको फिक्स करने के लिए हम रिवर्स लेंस डिस्टॉर्शन पर क्लिक करेंगे तो ये रिवर्स डायरेक्शन में डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसे 20 कर दूँगा। तो ये विदाउट डिस्टॉर्शन विद डिस्टॉर्शन। अब फाइनली मैं इस पर थोड़ा ह्यू और सेचुरेशन अप्लाई करूँगा और मैं इसकी सेचुरेशन की वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है कि आप इसे करना चाहते हैं नहीं। तो फाइनली हमारी इमेज तैयार हो चुकी है। तो ये है विदाउट कंपोजिटिंग और आफ्टर कंपोजिटिंग। तो ये हमारा फाइनल सीन कंप्लीट हो चुका है और फाइनली हम इसे एज अ PNG सेव कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कंपोजिशन पे जाएंगे, सेव एज फ्रेम पे फाइल पे क्लिक करेंगे और इसे कहीं भी सेव कर लेंगे। अब इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट को PNG सीक्वेंस सेलेक्ट करेंगे। अब इसके बाद रेंडर पे क्लिक कर देंगे और अब देखेंगे तो हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर तैयार हो चुकी है। तो चलिए इसे एक स्टेप और ऊपर लेके चलते हैं। तो हमें किटबैश 3D में बहुत सारे 3D मॉडल्स मिलते हैं। तो चलिए इस वॉरफेयर बेस वाले 3D मॉडल को यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 3D मॉडल कितना डिटेल है। हम इस पूरे स्पेस में कहीं भी कैमरा रख के कुछ ऐसे सीन बना सकते हैं या फिर कुछ ऐसे। तो चलिए कैमरे को यहाँ प्लेस करते हैं। अब मिक्सामो से इस सोल्जर के वॉकिंग एनिमेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और ज्योमेट्री नोड्स की मदद से एक सिंपल सा क्राउड बनाते हैं और यहाँ कुछ रनिंग सोल्जर्स को भी प्लेस कर देते हैं। अब इसके बाद किटबैश 3D से एक व्हीकल को ऐड करते हैं और कुछ शिप्स को।
अब इसके बाद कैमरे में थोड़ी सी एनिमेशन डालते हैं और फाइनली अपने सीन को रेंडर कर लेते हैं। और सबसे लास्ट में इसमें हम कंपोजिटिंग करेंगे, तो फाइनली हमारा जो सीन है वो कुछ ऐसा लग रहा है। This is main opt base 19, batch 25 arriving at gate number 5. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इस ट्यूटोरियल को कंप्लीट कर लिया है और अब आप भी जानते हैं कि आप ऐसे 3D सीन्स कैसे बना सकते हैं। तो अगर आप इस ट्यूटोरियल को देख के कुछ एनिमेशन या रेंडर्स बनाते हैं तो उन रेंडर्स को आप हमें इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हैं। आपको हमारे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।